बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। एक जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी हैं जो बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं कि वो बड़ी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं अदलिया के अंदर। ताहम दूसरी जानिब कुछ सीनियर जजेस साहिबान उनको आईना भी दिखा रहे हैं कि दरअसल सूरत हाल क्या है। मैं इशारा दे रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की उस फैसले का जो कल शाम जारी हुआ है, और उस फैसले में उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है, बिलखसूस जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है ओवरऑल जुडिशरी में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर। और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्यों कर एक नींद से वो बीदार हुआ है अचानक, और एक फ़ैसला जो गुज़िश्ता साल हुआ उसको अब पब्लिक किया जा रहा है और बड़ा ही महदूद अंदाज में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। ये तो बताया जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को क्लीन चिट दे दी गई है, ताहम ये नहीं बताया जा रहा उस क्लीन चिट के पीछे असल कहानी क्या है, किसने दी है किसने नहीं दी, ये नहीं बताया जा रहा है। ये मेजॉरिटी फैसला है या कुछ ने इख्तिलाफ भी किया है। 5 मेंबरान हैं टोटल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। इसके ऊपर बात करेंगे, इस मौके के ऊपर क्लीन चिट देने के असल वजह क्या हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। इमरान खान साहब ने भी आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। कुछ इजाफी दस्तावेज़ात 9 मई के केस में उन्होंने जमा करवाई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली जो सबसे अहम आज की खबर, आपको मालूम है पहले हम व्लॉग भी उस पर कर चुके हैं, तीनों हजरात ही व्लॉग कर चुके हैं। जो सोहेल वड़ाई साहब ने कालम लिखा है, उस कालम के अंदर कुछ ऐसे नुकात हैं जो हम मिस कर चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है, वो हम कर चुके हैं, उसमें बता चुका हूँ मैं। अब इसके बाद वो क्योंकि 1-2 पॉइंट्स थे जो हमने मिस किए हैं पहले, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं साकिब बशीर साहब से पूछ लूँ, जो फैसला भी आप हवाला भी दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया है और आयशा मलिक उस पर उनके साथ मौजूद हैं। केस तो सर एक था ऑक्शन का केस था, पेशावर का कोई फैसला था। आज तकरीबन 10 साल के बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, और हैरत की बात यह है कि पिटिशनर जिसने मुकदमा दायर किया था वो भूल गया था दायर करके, वो आया ही नहीं। तो उसमें जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उनको आप कैसे देखते हैं? असल जो बुनियादी जो नुक्ता है जिसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि 2011 में एक जायदाद थी, उसकी नीलामी का ऑर्डर हुआ। वो मामला हाई कोर्ट में आया, पेशावर हाई कोर्ट आई थिंक, और वहाँ पे पड़ा रहा 8-10 साल, पेशावर हाई कोर्ट में पड़ा रहा। और उसके बाद ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी 4-5 साल जो है वो पड़ा रहा। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा तो वो जो दरख्वास्त गुजार था वो पेश ही नहीं हुआ उसकी तरफ से कोई भी, ऐसे लगा कि जैसे वो भी भूल गया है। तो इसमें जो नुक्ता वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये था कि एक तो जो जदीद तकाज़े हैं, जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और बाकी भी है, डिजिटलाइज करना पूरे सिस्टम को, और जो केस मैनेजमेंट है ख़ास तौर पर जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि 55,900 समथिंग केसेस इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, और पूरे मुल्क में 22 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग हैं। और ये सब हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के एंट्री होने के बावजूद। जी, उनकी एंट्री होने के बावजूद भी, और 22 लाख जो केसेस हैं वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें भी, और हायर जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी पेंडिंग है। तो बुनियादी जो नुक्ता उन्होंने वहाँ पे हिट करने की कोशिश की है, एक कि पेंडेंसी की वजह से जो फ्री कैन है उन पर कितना असर होता है, और वो जो जिस वक्त फैसला आना चाहिए वो आता नहीं है, और कई साल केसेस पड़े रहते हैं। और दूसरा उन्होंने कि पेंडेंसी कैसे ख़त्म करनी है, आप ये करें कि आप जो केस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिव करें, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और उसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर कि केसेस की जो पेंडेंसी है वो ख़त्म हो, ताकि लोगों का जो अदलिया पर कुछ बचा खुचा एतमाद, वैसे तो कम ही रह गया है, लेकिन जो बचा खुचा एतमाद है, वक़ार है, लोग जो निज़ाम इंसाफ की तरफ देखते हैं वो कम से कम उनको, वो अगर किसी भी कोर्ट में केस लेके आते हैं तो उनको पता हो कि ये किस केस का फैसला उनकी ज़िंदगी में वो ही देख लेंगे, ना कि उनके जो है वो बाद में आने वाली नस्लें देखेगी। बिल्कुल, इन्होंने बात दुरुस्त की, और इसमें उन्होंने एक बड़ा अहम उस मकूले का भी यहाँ पर हवाला दिया है कि जस्टिस डिलेड इज़ नॉट ओनली जस्टिस डिनाइड। उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और आपने इस ऑर्डर को पढ़ा, आपके हाथ में भी इस वक्त वो ऑर्डर मौजूद भी है,
आप कैसे देख रहे हैं इस ऑर्डर को, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक? मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस ऑर्डर के ज़रिए उस दोगलेपन को बेनकाब किया है सुप्रीम कोर्ट के और हुकूमत के, कि जिसके तहत ये तासुर देने की कोशिश की गई 26वीं आईनी तरमीम से पहले कि चूँकि आईनी बेंच नहीं बना तो आम लोगों के केसेस जो हैं वो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं और पेंडेंसी बढ़ रही है। दूसरा दोगलापन ये था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बना देने से शायद ये पेंडेंसी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि 10 साल तक तो हाई कोर्ट के अंदर एक केस पेंडिंग रहा है और फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट आया, तब भी इस केस की बारी नहीं आई, बावजूद इसके कि अब तो ऑलमोस्ट 1 साल 26वीं आईनी तरमीम को भी हो गया है, मगर ऐसे ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जॉस्ट हो गया और वो उसके फैसले नहीं कर पा रहे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि ये मामला सिर्फ 56,000 या 57,000 सुप्रीम कोर्ट के केसों का नहीं है, ये पूरे मुल्क में 22 लाख केसेस हैं जो कि हल तलब हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों को नौकरियां दे देने से, 26-26 लाख रुपए की तनख्वाहें और मुराद दे देने से ये मसला हल नहीं होने वाला। ये मसला जो है डीप रूटेड है और ये पूरा स्ट्रक्चरल एक इशू है जो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी हमें मैन पावर की ज़रूरत है, जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्लासिकल केस है जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने ये साबित किया है कि हुकूमत और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ये जो रजिस्ट्रार हैं जो बड़ी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, 10 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक जो है ये मामला अभी तक हल नहीं हुए। आम लोगों के केसेस में अभी तक कोई फैसले नहीं आ रहे हैं और ये जो इस्लाहात की बातें हो रही हैं ये बेसूद हैं और अमली तौर पे ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा, जैसा कि दावा किया जाता है प्रेस रिलीज़ों में और तस्वीरों में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि एक सेटायर है, एक सेटारिकल कमेंट है हमारी मौजूदा सो कॉल्ड रिफॉर्म्स के ऊपर जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से शुरू की गई हैं, या फिर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, जिसकी वजह ये बताई गई थी कि हमें ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है और ज़्यादा जस्टिस जल्द जो है लोगों को देने की ज़रूरत है। जी हाँ, बेसिकली तो इसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो केस मैनेजमेंट का हवाला दे रहे हैं, इसमें उन्होंने ही एक प्रपोजल दिया था, आपको याद होगा, काजी फायज ईसा के दौर में, और उसके बाद फिर हमने देखा याहिया अफरीदी साहब ने आते ही सबसे पहली फुल कोर्ट मीटिंग में उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। लेकिन अब बताइए ना, जस्टिस मंसूर अली शाह को इस सारे जो डिजिटाइजेशन का एक अमल था उससे अलग कर दिया गया, हालांकि सारा आइडिया और कॉन्सेप्ट एज अ सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह लेके चले थे और पूरे कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी में उनके पास बड़े आइडियाज हैं, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आने के बाद उनको बिल्कुल ही बज़ाहिर अलग कर दिया है। और अब उन्हीं रिफॉर्म्स का जो है ना हमें झलक इस कोर्ट ऑर्डर में भी नजर आ रही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा। इसमें एक और जो रिफ्लेक्शन है जिस चीज़ की, वो ये है कि अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम आई थी और नवंबर में कुर्सी संभाल ली थी याहिया अफरीदी साहब ने, और इस वक्त 9 माह हो गए हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहना चाह रहे हैं कि 9 माह में जो आपने किया है वो काफ़ी नहीं है, आपने ये चीज़ें करनी है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे, अब बात वही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने जब उनकी सब जो तकारीर थी हम सुनते थे, देखते थे, तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की। बल्कि एक मैरियट में एक तकरीब थी मेरे ख्याल में पिछले साल की शुरू में ही, तो उस तकरीब में मैंने उनको सुना और उन्होंने कहा कि पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देंगे कि कोई सूरत नहीं होगी कि वकील जो है वो ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ सकता। हम रजिस्ट्रीज में वीडियो लिंक डाल देंगे, हम जो है वो उनको कहेंगे कि आप रिटर्न में आर्गूमेंट्स दें, आप जो है वो कोई वीडियो बना के जमा करवा दें, कुछ भी करेंगे, लेकिन पेंडेंसी ख़त्म कराने के लिए हम एडजमेंट्स नहीं देंगे, इसको ख़त्म करेंगे, स्टॉप लगाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो अपनी तकारीर में कहा करते थे, लेकिन अब जो है उनसे उस तरह का इस्तेफादा नहीं। स्टाफ लगाना चाह रहे थे, स्टाफ उन पर ही लग गया, उनकी वही तकारीर उनको ले डूबी। और दरअसल वो जो बड़ा वोकल थे अपने उन नजरियात को लेकर, और जो अदलिया के अंदर मैं सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक बात जो चुभी बहुत से हल्कों को, शायद वो फायर वॉल थी जिस पर अमल दरामद करके दिखा भी दिया था शहजाद मलिक साहब ने। फिर इवेंचुअली ये उनको महंगी पड़ गई और उन्हें बाद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
नवंबर और दिसंबर में दो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, 2024 की ये बात है, और उनमें बहुत सी शख्सियात थीं, बहुत से अहम आला ओहदेदारान थे जिनके खिलाफ शिकायत थी, जिनमें कुछ जजेस भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबरान भी थे। उनके खिलाफ बताया गया था ज़राए से कि शिकायत जो है वो निपटा दी गई हैं, यानी उनको मुस्तरद कर दिया गया। अब गुज़िश्ता रोज़ जो आपके हाथ में इस वक्त मौजूद है एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 सत्रों पर मुश्तमिल आया है, इसमें क्या तफसीलात हैं आपकी नज़र में, और इसकी मज़ीद डिटेल्स में बाद में जाते हैं, ये ज़रा बता दीजिएगा है क्या। देखें, ये एक प्रेस रिलीज़ है, एक एलामिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। ये वो इदारा है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स के ऊपर फैसले करता है। हमने देखा काजी फाइसा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, हमने देखा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद भी उनको बरतरफ किया गया और पेंशन और मराहत से महरूम किया गया। उसके बाद हमने देखा कि और बहुत सारे पेंडिंग, शौकत सदीकी साहब की बहाली हुई जनाब एज ए जज लाहौर हाई कोर्ट। हमने ये देखा है कि जो बहुत सारी मज़ीद कंप्लेंट्स थी उनके हवाले से भी माजी में एलामिया आते रहे हैं कि इतनी कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं और इतनी हमने डिसाइड करनी है। और हमने ये भी देखा है कुछ मखसूस केसेस में जुडिशल काउंसिल जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे डिसाइड करके कुछ मालूमात देती भी नहीं है, जैसे शौकत सदीकी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फिर अल्टीमेटली फ़ैसला आया था और वो सारी चीज़ ओपन कोर्ट में हुई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो अभी एलामिया जारी किया गया है इसमें जुडिशल काउंसिल से ज़्यादा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी दिलचस्पी रखते थे। उसकी वजह यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है कि अगर उसके खिलाफ एक जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया है तो आपने उसको क्लीन चिट देने जो नवंबर पिछले साल में दी थी, आज जाके अचानक एक प्रेस रिलीज के ज़रिए उनको अब क्लीन चिट दे रहे हैं कि जनाब वो हमने डिसमिस कर दिया है। क्यों डिसमिस कर दी, कैसे डिसमिस कर दी, किस बुनियाद पे की, इल्ज़ामात क्या थे। इल्ज़ामात यही सुनने में आ रहे हैं कि इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ से उन पर लगाए गए थे और कहा गया था कि उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में मिसकंडक्ट किया है और बहुत सारी दूसरी शिकायत भी थी। तो भाई ये सारी चीज़ें तफसीलात मंजरेआम पे क्यों नहीं आई, और क्या ये प्रेस रिलीज जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसला कर लिया कि बस ये तकरीबन जो है 8 महीने बाद जाके 9 महीने बाद आप एक सिकंदर सुल्तान राजा के हक में प्रेस रिलीज जारी कर दें, उनको क्लीन चिट देने की मालूम नहीं क्यों ज़रूरत पेश आ गई। वो शायद ये चाह रहे थे कि भाई मैं अभी अगर जा रहा हूँ या मेरी जगह कोई आ रहा है तो मेरे होते हुए जो है मुझे क्लीन चिट दे दी जाए, क्योंकि बाद में आप लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरह। तो इसलिए वो उनको शायद परेशानी लायक होगी। और जाहिर बात है उनके जो करतूत हैं, उनके जो कारनामे हैं जो उन्होंने किया 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरीके से इंजीनियर किया, ये कोई आइन की पामाली और आइन से गद्दारी से कम नहीं था ये एक्शन। और ये बाद में किसी भी मौके पे यही मिसकंडक्ट की कंप्लेंट जो है ये उनके गले का फंदा भी बन सकती थी। तो इसलिए शायद उनको जल्दी थी या उनको ख्वाब आई है, कोई परेशानी हो गई है कि क्या होने वाला है। मगर ये है कि ये एक किस्म का फेवर किया गया है सिकंदर सुल्तान राजा को, और ये गैर ज़रूरी तौर पे जो है उनको एक क्लीन चिट दी गई है इस प्रेस रिलीज की सूरत में। अब देखना ही है कि क्या ये फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का था या ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान का था कि ये वाली मालूमात देनी है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी मालूमात का क्या हुआ, दूसरे जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी उनके बारे में मालूमात क्यों नहीं दी जा रही, और क्या वजह है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, और जो डिसमिस की गई उसकी वजूहत क्या हैं। ये कोई खाला जी का घर तो नहीं है, ये आईनी फोरम है, उसको वजूहत देनी चाहिए। और ये कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर है। और आप इसके बारे में आपको रीज़न बेस्ड एक ऑर्डर देना चाहिए था जिसमें लिखा होना चाहिए था कि ये शिकायत के हवाले से ये सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला किया है इन वजूहत की बिना पे कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं एक मासूम आदमी है। तो ये बड़ी गैर शफाफ किस्म की ये एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें कुछ लोगों को, अवाम पाकिस्तान को पता नहीं है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम था इलेक्शन चोरी कराने का, उसको किस वजह से क्लीन चिट दी गई है। एक इस्तराब बहरहाल कायम है इस वक्त, और एक इस्तराब किसी कैफियत मालूम होती है। बिलखसूस इस प्रेस रिलीज़ के आखिरी जो सत्र है उसमें अगर आप पढ़ें तो ये नहीं बताया गया कि क्या मेजॉरिटी से डिसाइड किया गया है कि ये शिकायत को खारिज किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं चाहे वो प्रेस रिलीज़ हो, अगर मेजॉरिटी डिसीजन हो तो बड़े बढ़ चढ़ कर बताया जाता है, उस बात को लोगों के सामने लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेजॉरिटी नहीं लिखा, दैट मीन्स आप समझते हैं कि मेजॉरिटी नहीं थी तभी नहीं लिखा गया, और कुछ लोग थे जो डिसेंट करने वाले थे। कुल 5 मेंबरान हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, हो सकता है उनमें से 2 बिलखसूस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, उनके बारे में इशारा है, अंदाज़ा है कि वो शायद उन्होंने डिसेंट किया हो। तो आपको नहीं लगता कि जो चीज़ जैसे बती भाई ने कही
कि आप कम से कम बताएं तो सही पब्लिकली। और अगर आपको लगता है कोई दरख्वास्त जो है वो मेलाफाइडी बुनियादों पर दायर की गई है, तो काजी फैसल साहब के दौर में ये भी वाज़ेह हुआ था, रूल्स में भी ये वाज़ेह हुआ है, तो फिर उस शख्स के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम से कम चीज़ों को शफाफ तो बनाएं, सामने वाज़ेह तो करें। बिल्कुल, जो इसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, मैं ये समझता हूँ उनको बिल्कुल क्लीन चिट देकर पब्लिकली फेवर की गई है। अब जिस तरह नवंबर और दिसंबर के इजलासों का हवाला दिया गया है, तो यकीनी तौर पर उस इजलास में ही ये डिसीजन हुआ होगा कि इसको पब्लिक कर दें या प्रेस रिलीज कर दें या एलामिया जो है वो जारी कर दें, क्योंकि उमूमी तौर पर सेम डे एलामिया आता है कि हमने जो है वो मैंने जो रफली जो मेरे ज़राए हैं वो बताते हैं कि 150 के करीब कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, और इनके जो इजलास हुए उसमें 50 के करीब जो कंप्लेंट्स हैं, 70 तो वो कंप्लेंट्स जो है उनको निपटाया गया है, कुछ को रेफर किया गया है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कंप्लेंट्स की तरफ अभी मामला नहीं गया। और इसमें एक और जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइम की सिलेक्शन है ये कौन कर रहा है। मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या तो कहें कि जी ओपन फोरम है और वहाँ पे सारी मालूमात बाहर आएगी और हम उसमें खुल के बात भी कर सकते हैं और सारा कुछ आएगा, रीजनिंग भी आएगी। अब एक शख्स जो है वो या अफरीदी साहब उठते हैं और कहते हैं जी वो कि या ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब इनके लिए क्लीन चिट है, स्पेशल इलामिया जारी। अब मेरा सवाल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से और चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब से कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की पब्लिकली इतना वक्त सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके खिलाफ जो वो बातें की गई, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, मुहिमें चलाई गई, बाबर सत्तार, तारिक जहांगीरी, ये सारे जो जज हैं इन पर जो वो बातें होती रही, तो क्या इनके खिलाफ अगर कंप्लेंट्स खारिज होंगी तो इसी तरह के इलामिया आएंगे? क्योंकि इलामिया तो आप नहीं जारी, इलामिया में आप नाम नहीं बता रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप अगर आपने सिकंदर सुल्तान राजा का इलामिया जारी किया है तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए कि बाकी जो जज जिनके खिलाफ कम से कम कंप्लेंट, कुछ ऐसे हैं जिनके खिलाफ खामोशी से कंप्लेंट आती है, दायर होती है और उसको सुनकर निपटा कर फारिग कर दिया जाता है, कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के, जिनके खिलाफ बाकायदा कई माह मुहिम आज भी वो ट्रायल होता है कि फलां का पासपोर्ट का मसला है, फलां की हाउसिंग सोसाइटी है, फलां का ये है, फलां का वो है, और ये वो लोग थे जिन्होंने एक्सपोज किया था पूरे सिस्टम को। तो फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और याया अफरीदी साहब को चाहिए होगा कि जब इनकी कंप्लेंट्स की बारी आई तो वो भी इलामिया फिर जारी करें, उसको बताएं कि पब्लिकली बताएं कि क्या किया है उन्होंने। अदील, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और भी बहुत हाई प्रोफाइल कंप्लेंट जो है वो पेंडिंग है, और उसके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी खामोश है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। ये वो कंप्लेंट है जिसके ऊपर बाकायदा फुल कोर्ट भी बनी हुई है, ठीक है, और ये वो कंप्लेंट है जो किसी आम आदमी ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को ख़त लिखा था और चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि भाई ये हमारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, वो तो उस कंप्लेंट के उस ख़त के मुताबिक वो बज़ाहिर लग रहा था कि वो एजेंसियों से मिले हुए हैं, और जब एजेंसियाँ उन जजेस को, अहले खाना को हरासा कर रही थी तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन एजेंसियों के साथ राब्ते में थे, और बजाय उसके कि इन एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते, अपने जजों को तहफ़्फ़ुज़ देते, वो एजेंसियों से टेलीफोन पे यकीन दहानियाँ लेके जजों को कहते थे अब आपको कोई हरासा नहीं करेगा। ये एक कंप्लेंट थी जुडिशल काउंसिल को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त सरबराह थे। बाद में आप वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो उन 6 जजों की चीज़ ऐड कर दूं, जी जी, ये जिस वक्त की खबर हम पढ़ रहे हैं नवंबर और दिसंबर का जो सुप्रीम, ये वही टाइम था। उस वक्त आमिर फारूक साहब मेंबर भी थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हाँ, अब आप ये देख लें कि खुद जुडिशल काउंसिल के ये मेंबर हैं, चीफ जस्टिस उस वक्त थे, अब नहीं है। पीटीआई ने आमिर फारूक साहब के खिलाफ अलग से भी एक कंप्लेंट फाइल की है। अच्छा, उसकी कोई इत्तला नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिकंदर सुल्तान राजा नामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और मुबैना तौर पे वो संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, और सबसे बड़ा संगीन जुर्म तो मैंने आपको बता दिया कि 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करने के हवाले से। उससे पहले अगर आपको याद होगा कि जो इंतखाबी निशान छीना गया उसमें भी सिकंदर सुल्तान राजा का बड़ा किरदार था, और फिर पंजाब के इंतखाबात। और इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रावलपिंडी के एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो हैं, उन्होंने सरेआम मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाया था कि सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायजी साहब, ये दोनों शख्स जो हैं, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया
और इलेक्शन चोरी किए और ठप्पे लगाता रहे, वो उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के दबाव पे, इन लोगों के कहने पे हम लोग जो हैं वो जाली ठप्पे लगाते रहे बैलेट पेपरों के ऊपर। आज वो लियाकत चट्टा भी गायब हैं, आज वो जो है काजी फाजीसा भी रिटायर होकर पेंशन के मज़े लूट रहे हैं, और आज जो है सिकंदर सुल्तान राजा भी अब पेंशन के मज़े लूटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो भी अब अपने मुद्दत उहदा ख़त्म होने के बावजूद वो भी अब तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो ये ऐसे संगीन इल्ज़ामात के होते हुए उनकी क्लीन चिट को आप जो है इस तरह पब्लिकली अनाउंस तो कर रहे हैं, मगर जो जुडिशल काउंसिल के अंदर जो बाकी शिकायत हैं उन शिकायत के हवाले से इतनी खामोशी क्यों है, इतनी जो है ज़ुबान बंदी क्यों है? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो ख़ुद भी जो है अब वही किरदार अदा कर रहे हैं जो सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाजीसा ने एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए अदा किया था। बिल्कुल, आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हाथ में कुछ नहीं है, कम से कम जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया किस वक्त जारी करना है ये तो उनके हाथ में है। और इसके अलावा आज हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने 9 मई के केसेस में कुछ इजाफी दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। 19 तारीख है, सलमान सफदर साहब को डायरेक्ट किया गया है कि आप अपने दलाइल दें, मेरिट्स पे आपने नहीं जाना। तो आप मुझे बताएं, अदालतें नीचे वाली मेरिट्स के ऊपर फैसले करके ज़मानतें मुस्तरद कर रही हैं और ऊपर वाली अदालतें कह रही हैं कि हमने मेरिट्स पे नहीं जाना, तो कैसे उन फैसलों को काउंटर किया जाएगा जो मेरिट्स पर किए गए हैं ज़मानत ना देकर? एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि याहिया अफरीदी साहब जो है उनकी वो डायरेक्शन भी 4 माह की ख़त्म हो चुकी है, और वो जो इस किस्म के केसेस होते हैं उनका एक पूरा माजी में उनका पूरा एक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि पतली गली जो है वो पकड़ लें, उससे निकल जाएं। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के जो ज़मानतों के केसेस हैं, अगर बिल्कुल ऑन मेरिट बात की जाए ना, मैंने बहुत सारे वकला के सामने सारा सिनेरियो रखा कि आपने टेंटेटिव असेसमेंट लेनी है, और टेंटेटिव असेसमेंट में क्या इमरान खान को ज़मानत मिलनी चाहिए या इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने जो टेंटेटिव असेसमेंट है वो कहते हैं कि 2.5 साल हो गए हैं 9 मई के केसेस को, जो अक्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने है मतलब इमरान खान, उसकी हद तक 30 केसेस में से एक में ट्रायल चला है, बाकियों में अभी चलान ही जमा नहीं हुआ, और एक ही जो ट्रायल है वो भी 40% हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यही वाहिद ग्राउंड काफ़ी है उनकी बेल के लिए। अब वो दूसरा जो उन्होंने ज़्यादा बांधा है सलमान सफदर साहब को कि आपने जी मेरिट्स पे नहीं जाना। अच्छा, केस की मेरिट्स पे जाती हैं अदालतें, लेकिन एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है। अब अगर मेरिट को वो बताएंगे ही नहीं तो फिर कैसे जो है वो केस को स्टैब्लिश करने या ना करने का फैसला होगा। ये वैसे मेरे लिए हैरान कौन है, वो जिस दिन केस लगा हुआ था 12 अगस्त को, तो सलमान सफदर साहब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो आगे पीटीआई के एक सीनियर वकील हैं लाहौर से, उन्होंने पूछा कि क्या होया फिर सलमान साहब। सलमान साहब ने कहा जी वो जज साहब कह रहे हैं कि चीफ साहब कह रहे हैं कि आपने जो मेरिट्स को टच नहीं कर रहा। तो फिर जो उन्होंने आगे से कहा वो मैं यहाँ पे नाजरीन को नहीं बता सकता, मैं नाजरीन को नहीं बता सकता कि अगर उनको टच नहीं करना मेरिट्स को तो साथ तक के लेना है सुप्रीम कोर्ट। ये आप इसको कैसे देखते हैं मती भाई? अब मेरिट्स के ऊपर आप नहीं जा सकते, आपने आर्गूमेंट्स करने हैं। बेशक जो अपील होती है उसमें जो बिलखसूस जो ज़मानत होती है उसमें मेरिट्स ऑब्वियसली, लेकिन जब नीचे वाली अदालतें मेरिट्स के ऊपर फैसले दे रही हों ज़मानत मुस्तरद करने के, तो ऊपर वाली अदालतें फिर क्यों इज्तनाब कर रही हैं उस तरफ जाने से? लेकिन हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज गलती से कोई मेरिट पे लिख भी दे तो वो नीचे ट्रायल कोर्ट का जज कहता है अब तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर से मेरिट पे आ गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट के जज का ये अख्तियार है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई मेरिट के ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशन देती भी है तो ट्रायल कोर्ट का जज उस ऑब्जर्वेशन को उठा के कूड़ेदान में फेंक सकता है। ये ट्रायल कोर्ट के जज का अख्तियार है, और वो ये कह सकता है कि ट्रायल मैं कर रहा हूँ तो ऊपर हाई कोर्ट वाले जज का ये क्या अख्तियार है। लेकिन क्या है कि जी एक गैर ज़रूरी तौर पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक इशू बना लिया अपने लिए कि ओ हो ये वैसे बड़ा मसला हो गया, कोई टेक्निकल इशू हो गया, इमरान खान को ज़मानत आपने नहीं देनी है, बहाने आप इधर उधर के बना रहे हैं, टेक्निकल इशू तो फलां इशू, भाई आपने नहीं देनी ज़मानत ना दें, ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो आप बात करें ये बड़ी खतरनाक है। देखिए खतरनाक बात है यार, ये कोई बात है चीफ जस्टिस के करने की कि मैं मेरिट पे भाई ना दें, ये कहने की जरूरत है? आप लोगों की तवज्जो क्यों जो है दूसरी तरफ डाल रहे हैं? असल इशू ये है ही नहीं
कि मेरिट के ऊपर नीचे वाले हाई कोर्ट ने फैसला दिया या नहीं। आप सिंपल उसको इग्नोर कर दें। आप कहें कि जी वो मेरिट के ऊपर हम नहीं जाए, आप फैसले में लिख दें ना। आप ये खुली अदालत में बड़े बड़े बयान दे के मेरिट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, नीचे जो है वो जमानतें मुस्तरद हो गई हैं। शो ये कर रहे हैं कि हम इमरान खान के हक में फैसला जो है देना चाह रहे हैं, और हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया है। एज इफ जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जमानतें मुस्तरद करने का, वो मेरिट पे दिया है। अब देखिए ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने 8 मुकदमात में 9 मई के केसेस में जो फैसला दिया है वो मेरिट पे दिया है। और मेरिट क्या है जी, मेरिट को टच किया है, यानी मेरिट पे फैसला दिया है, यानी बड़ा अच्छा फैसला दिया है। और कि उसमें क्या था जी कि वो जो पुलिस के खुफिया एहलकार थे, वो जो इमरान खान के जमान पार्क के टेबल के नीचे घुसे बैठे थे, जो चक्री में जो मीटिंग हुई है वहाँ पे जो पुलिस का खुफिया एहलकार टेबल के नीचे बैठा था, उन्होंने जो इमरान खान की हदायत सुनी, बातें सुनी, तो उसको उन्होंने सही करार दे दिया। ओहो ये तो मेरिट पे दे दिया, और वो पुलिस एहलकारों की गवाही तो बड़ी मेरिट पे थी। अब ये देखे ना, ये भी एक बड़ी अजीब बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों दिया, उन्होंने यही कह रहे हैं अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरिट पे उन्होंने फैसला दिया, हालांकि टच नहीं करना चाहिए था। लेकिन याह्या अफरीदी साहब ये शो कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा मेरिट के ऊपर, मेरिट क्या होता है, मेरिट यही होता है ना कि जो इंसाफ की बुनियाद पे होता है, जो ठोस शवाहिद की बुनियाद पे होता है, वो मेरिट होता है। तो याह्या अफरीदी साहब ये शो कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने शायद फैसला मेरिट पे दे दिया, हालांकि सिर्फ जमानत का मामला था, आपने असल जुर्म ही साबित कर दिया। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही याह्या अफरीदी ने इस इशू को क्यों उछालना शुरू किया है, और वो लोगों को ये तासर दे रहे हैं कि जैसे हाई कोर्ट ने उनको टच नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठोस शवाहिद की बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया। वो शो ये कर रहे हैं। अच्छा पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई उन्होंने जो भी फैसला दे दिया, आपने 12 अगस्त को जो आखिरी तारीख थी, आपने नोटिस जारी कर दिए, और आप बेल का केस ये होता है कि उधर खड़े खड़े जो है जज डिसाइड करते हैं कि मेरिट का इशू नहीं है, जितना चीफ जस्टिस साहब ने बना दिया है। ये सिंपल इशू ये है कि जो टेंटेटिव असेसमेंट होती है, चाहे हाई कोर्ट की है चाहे सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो मेरिट पे है या नहीं है, वो टेंटेटिव है, बात ख़त्म। और आप वैसे भी केस के किसी हद तक मेरिट को तो टच करना पड़ता है, क्योंकि बेल के अंदर ये सवाल ही यही होता है कि क्या ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पे इस मुल्ज़िम को सज़ा मिल सकती है। और अगर बादियों नज़र में प्राइमा फेसाई टेंटेटिव असेसमेंट में ऐसे शवाहिद हैं, तो फिर उसकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो जाती है कि यार इसको कल सज़ा हो जाएगी, तो ये भागना जाए ज़मानत में। लेकिन अगर बादियों नज़र में टेंटेटिवली ऐसे शवाहिद कमज़ोर हैं, तो फिर उसको ज़मानत दे देते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरिट टच हो गया है और मेरिट पे उसको रिहा कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये गैर ज़रूरी बहस छेड़ी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक तासुर देने के लिए कि हाई कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा मेरिट पे फैसला किया है। मगर अफसोस इसी बात का है कि जो जजेस खुद मेरिट पे अपने ओहदों पे नहीं लगते, वो फिर मेरिट कॉन्शियस हो जाते हैं और बाद में मेरिट को ला के साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो मेरिट पे बहुत बिलीव करते हैं। चलें मैं ख्याल वीडियो कंक्लूड करते हैं नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। बहरहाल एक चीज़ आती है जहन में, हो सकता है जल्द ही सोहेल वड़ाई साहब की जानिब से कोई वजाहत भी आ सकती है, देखते हैं क्या होता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।